नमस्कार आप सभी साथियों का। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो इंडिया जीके और जो साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके जो हरियाणा के आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि हरियाणा पुलिस, सिटी मेंस और ग्रुप डी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इसमें हम सभी के सभी HSSC के द्वारा जितने भी पीछे के एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों को हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। यानी सभी के सभी PYQ क्वेश्चन हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में जो हरियाणा में हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, और आगे आने की भी संभावना बनी रहती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो इसी को देखते हुए हमने इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आज बात करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज के प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, जो साइंस का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार के पीएच मान की बात करें तो यह कितना होता है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी 6.5 इसका पीएच मान होता है। तो ये लार कौन से प्रकृति की होती है, तो यह अम्लीय प्रकृति की होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी जो 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो लार की बात करें तो इसका पीएच मान हो जाता है 6.5%। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि निम्न को सम्मिलित करना है। यानी एक तरफ रोगों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ जीवाणु के बारे में बताया है कि कौन से जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है, यह आपसे पूछा गया है। तो जो आपके सामने पहला है हैजा, दूसरे में है क्षय रोग यानी टीबी, तीसरे में है निमोनिया और चौथे में है टेटनस। तो हैजा की बात करें तो यह कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी विब्रियो कोलेरिया के द्वारा हैजा फैलता है। वहीं क्षय टीबी रोग की बात करें यानी क्षय रोग जिसे टीबी के नाम से जानते हैं, तो यह ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। वहीं निमोनिया की बात करें तो यह जीवाणु जो कि डिप्लोकोस न्यूमोनिया के द्वारा होता है। वहीं टिटनस की बात करें तो यह जीवाणु जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटनिस के द्वारा होता है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है। तो मिलान की बात करें तो इसका राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 3, 4, 2, 1 इसका सही कथन हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची ए में पहाड़ियाँ दी गई है और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो पहला है गारो पहाड़ियाँ, दूसरा है मीरी पहाड़ियाँ, तीसरा है पचमई मलाई की पहाड़ियाँ और चौथा है डालमा पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ की बात करें तो यह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह मेघालय में स्थित है। तो ए का 1 के सामने कौन सा है, तो यह सभी में दिया है, तो इसलिए इसका तो यानी जो डी है इसमें ए का 2 दिया है, तो इसलिए यह तो कथन गलत हो जाता है। गारो की बात करें तो यह 1 में हो जाती है। वहीं आगे बात करें जो कि मीरी पहाड़ियाँ की बात करें तो यह कौन से में हो जाती है, तो मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में हो जाती है। यानी बी का 2, तो यह 2 में है, इसलिए बी और डी तो कैंसिल हो गए। अभी ए और सी में से सही रहने वाला है। तो आगे है पचमई की मलाई की पहाड़ियाँ की बात करें तो यह तमिलनाडु में स्थित है। तो सी का 2, तो सी का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो इसलिए इस कथन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1, 3, 2, 4। यानी गारो पहाड़ियाँ मेघालय में, मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, पचमई मलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में और डालमा की पहाड़ियाँ यह झारखंड में स्थित है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है जिसमें भी सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए में बांध दिया है और सूची 2 में उससे संबंधित नदी दी है। यानी कौन सा बांध कौन सी नदी पे है, यह आपको सही सम्मिलित करना है। तो सही सम्मिलित की बात करें तो पहला है दुलहस्ती बांध, तो यह कौन सी नदी पे स्थित है,
तो इसके बारे में बात करें तो यह चिनाब नदी पर हो जाता है। वहीं गांधी सागर बांध की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह चंबल नदी पे स्थित है। वहीं उकाई बांध की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, तो यह ताप्ती नदी पे है। और तवा बांध तवा नदी पे है। तो इसका सही मिलान हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 2, 1, 3, 4, यानी दुलस्ती बांध जो कि चिनाब नदी पे है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, और उकाई बांध ताप्ती नदी पे है, और तवा बांध तवा नदी पे है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह अधिकार कौन से, यानी जो अधिकार है संविधान का, यह कौन से अधिकार के संबंध के बारे में बताया गया है कि कोई भी जो संबंधित विवाद है वह सर्वोच्च न्यायालय में ही उसकी सुनवाई की जा सकती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है कि कोई भी जो विवाद है उसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यानी उसके पास लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने 2 कथन दिए हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य रहने वाला है। तो पहला है नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने की एक शीर्ष शाखा है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो यह कथन भी सत्य है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि नाबार्ड किसके लिए जाना जाता है, तो यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु जो वित्तीय उपलब्ध कराया जाता है तो यह नाबार्ड के द्वारा करवाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की बात करें तो इसे कब लागू किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी सन 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को लागू किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कौन सा नियम बताता है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह आवोगाद्रो के नियम की परिभाषा है जिसमें समान ताप पर दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। पूछा है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया था, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन में बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1905 को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की बात करें तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है कि निम्न में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता करते थे। तो यानी क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के ऐसे कौन से नेता थे जो कि आधिकारिक वार्ता करते थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद, जो कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है
कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान यह किसकी माप करता है, यह आपसे पूछा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो यह किसकी माप करता है, यह आपसे पूछा है। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप करता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप करता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो किस पर निर्भर करती है, यह आपसे पूछा है। तो ध्वनि के तारत्व की बात करें तो यह किस पर निर्भर करती है, यह आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह आवर्ती पर निर्भर करती है। यानी ध्वनि का तारत्व मुख्य रूप से आवर्ती पर निर्भर करता है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आवर्ती पर। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु के तापमान में कमी होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु का तापमान कम होने से उसकी आर्द्रता बढ़ जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उसकी आर्द्रता बढ़ती है जब वायु का तापमान कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है कि हड़प्पा कालीन किस स्थल में खेल का मैदान मिला है। तो खेल के मैदान की बात करें तो हड़प्पा कालीन कौन से स्थान से मिला है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है और इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी धोलावीरा से खेल का मैदान प्राप्त हुआ है। आपने बहुत बार हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में पढ़ा है, पर कभी भी इस प्रश्न को नहीं पढ़ा होगा कि खेल के मैदान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए आपके आगे आने की संभावना रहती है। अगर आप ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके नए नए प्रश्न आपके सामने आते रहते हैं और उनको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप कवर कर पाते हैं। अगर आप कोई बैच लेते हो तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि मैंने भी आज तक कैसे भी कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं करवाए हैं। तो यह सभी के सभी PYQ है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो आपके HSSC के द्वारा पूछे गए हैं उनसे प्राप्त हुए हैं। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेटअप के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चनों को कवर करना होता है। तो खेल के मैदान के साक्ष्य धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा है कि चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था, जो कि पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया गया था। क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही थी तो उन्हीं को रोकने के लिए चिपको आंदोलन को चलाया गया था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पूछा है कि मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है। तो मानव के हृदय की बात करें तो यह कितने भागों में विभाजित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह 4 भागों में विभाजित होता है, जिसे कक्ष कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि मानव का हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 भागों में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पूछा है वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या था, जो कि 1927 में बनाई गई थी। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से सही सटीक आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, जो कि बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य था, जिसे 1927 में गठित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना उनका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसमें पूछा है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। तो बौद्ध एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी इनमें आत्मा का अंतर है।
यानी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इनमें आत्मा का अंतर है, बाकी कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म ये सभी के सभी विषय उनमें समान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। पूछा है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, यानी कौन सा ऐसे सिख गुरु थे जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है और उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एवं बी दोनों की, यानी गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव उन दोनों की हत्या मुगलों के द्वारा कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। वहीं अगर आपसे पूछे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजगृह में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो आपके सामने 4 तरंगें दी हैं और उनमें से पूछा है यांत्रिक तरंग का भाग कौन सा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो ध्वनि तरंगें होती हैं उन्हें यांत्रिक तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगें, जिन्हें यांत्रिक तरंगों के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एसएससी के द्वारा भी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जो कि भोपाल गैस त्रासदी में काफ़ी लोगों की इसके कारण मौत हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 24, जिसमें पूछा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह कथन असत्य है। यानी तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी यही पूछा था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। पूछा है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य नियुक्त होकर सकते हैं, यह आपसे पूछा है। तो आपके जो सामने 4 ऑप्शन हैं उसमें से सही राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 500 सदस्य किसी भी विधानसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। पूछा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की बात करें तो इसे कौन से वर्ष शुरू किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 27। पूछा है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त किए गए हैं, यानी उन्हें भी दिए गए हैं। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी, यानी जो ऊपर तीनों दिए हैं, यानी विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो ये तीनों के तीनों मूल अधिकार विदेशी और भारतीय दोनों नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पूछा है कि बैलगाड़ी किस चित्रकारी की करती है।
तो बैलगाड़ी की बात करें तो यह किस चित्रकार की कृति है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अबुल हसन की यह कृति है बैलगाड़ी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अबुल हसन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्या, क्वेश्चन नंबर 29 की। पूछा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह भारत में इसका क्या अर्थ है, यह आपसे पूछा गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना गया है भारत में। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निजी अर्थव्यवस्था यानी निजी क्षेत्र को भी जोड़ा जाता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है भारत में। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 30, जिसमें पूछा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। तो शाहजहांनामा पुस्तक के लेखक कौन थे, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी इनायत खान के द्वारा शाहजहां नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनायत खान। इनायत खान के द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पूछा है कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले दूसरा राज्य कौन सा था। तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैसूर, जो कि भारत का दूसरा राज्य था जिसने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो इस टाइम राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। पूछा है कि भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय ब्रह्मा समाज की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। पूछा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो की बात करें तो यह 1942 में शुरू किया गया था। तो यह कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्धा का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 35। तो प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो पूछा है कि शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो शुष्क सेल की बात करें तो इसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी अमोनियम क्लोराइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल के निर्माण में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। पूछा है कि टांका निम्न में से किसका मिश्रण धातु है। तो टांके की बात करें तो यह कौन सी 2 धातुओं के मिश्रण से बना हुआ है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी टिन एवं सीसा के मिश्रण से टांका धातु का निर्माण किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, टिन एवं शीशे के मिश्र धातु से टांके का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नहीं है 37 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। तो महात्मा गांधी के असहयोग जो का आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था उसका विरोध किसके द्वारा किया गया था, यह आपसे पूछा है।
और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी ने, यानी एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों के द्वारा जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उसके प्रस्ताव का विरोध किया गया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों जिन्होंने महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, जिसमें पूछा है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसे हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन डी को हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, पूछा है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 के द्वारा कौन सी किरणें उत्सर्जित की जाती है, यह आपसे पूछा गया है। और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोबाल्ट 60 के द्वारा मुख्य रूप से गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है जो कि चिकित्सा में प्रयुक्त की जाती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, पूछा है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की राजधानी पूछी है आपसे, तो वह कौन सी रहेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी जगबेर, जो कि क्रोएशिया की राजधानी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगबेर क्रोएशिया की राजधानी है। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 41, पूछा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो आप सभी को पता है नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी भाला फेंक से उनका संबंध हो जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक से। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, जिसमें पूछा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सन 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम को पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पूछा है सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है। तो सुबनसिरी और धनसिरी नदियों की बात करें तो यह कौन से राज्य में प्रवाहित होती है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह मुख्य रूप से आसाम राज्य में प्रवाहित होती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आसाम में सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 44, पूछा है कि असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो असम की बात करें तो यह भारत के कितने राज्य और कितने देशों से सीमा लगाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी असम 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ असम अपनी सीमा साझा करता है। तो 7 राज्यों की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, 2 तो ये हो गए, और नागालैंड, तीसरा नागालैंड हो गया, चौथा मणिपुर, 5वां मिजोरम, छठा त्रिपुरा और 7वां मेघालय। तो यह तो 7 राज्य हो जाते हैं। और 2 देश की बात करें तो एक हो जाता है भूटान और दूसरा हो जाता है बांग्लादेश, यानी दोनों बीबी, यानी बांग्लादेश और भूटान दोनों देशों के साथ असम अपनी राज्य सीमा साझा करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, पूछा है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो बिहार के स्थान की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उनका कौन सा स्थान है, यह आपसे पूछा है। तो बिहार के स्थान की बात करें तो इसका 12वां स्थान हो जाता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य जो कि बिहार हो जाता है। और उसके क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो यह भी आपको ध्यान रखना है
तो 93,163 वर्ग किलोमीटर जो कि बिहार का क्षेत्रफल हो जाता है, और यह बिहार जो कि भारत का 12वां बड़ा राज्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। पूछा है कि भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। यानी भारत की जलवायु के बारे में पूछा है कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की है। तो आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी मानसून गर्म एवं ग्रीष्म के साथ जो जलवायु है वह भारत की हो जाती है। यानी मानसून रूपी गर्म और ग्रीष्म के साथ यह भारत की जलवायु जो कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार बताई गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। पूछा है कि अरल सागर किन 2 देशों के साथ सीमा अवस्थित है। यानी अरल सागर कौन से 2 देशों के साथ जुड़ा हुआ है, यानी अपनी सीमा साझा करता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ अरल सागर अपनी सीमा साझा करता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 48। पूछा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में पूछा है कि यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 39 क के भाग में यह बताया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो यह अनुच्छेद 39 क में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 39 क में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। पूछा है कि अनुच्छेद 21A के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 21A को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50 की। पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ संस्था दी गई है और दूसरी तरफ उनसे स्थापना वर्ष पूछा है। तो सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो कि 1985 में नहीं आया था। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून की बात करें तो यह सन 1988 में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होता 1988, तो इसीलिए असुमेलित नहीं है। तो यही कथन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बाकी केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और प्रवर्तन निर्देशालय की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। बाकी तीनों कथन सत्य हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी असत्य है, यानी भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो कि 1985 में नहीं 1988 में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर सी। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो आप बताएं अपने कमेंट में कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि आज आपका हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको कैसा लगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 और ऐसे ही हम टोटल 100 प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसके माध्यम से हम 50 के हिसाब से लगभग 5000 प्लस क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि HSSC या हरियाणा के किसी अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कराएंगे। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।